कंपैरिजन शीट पे लाती हूँ। उत्तर प्रदेश वर्सेस बिहार। योगी जी अभी 2017 में सीएम बने हैं, 5 साल बाद दूसरी बार सीएम बने, बम्पर वोटों से दोबारा जीती है जनता ने, उनको सर आंखों पे बिठाया है कि आज भी बिहार का बीटेक एमबीए किया हुआ बच्चा दिल्ली में जाके 10,000 के मुखर्जी नगर के कमरे में रहता है और वहाँ स्ट्रगल करता है। क्यों महाराष्ट्र से, राजस्थान से बसों में भर भर के कोविड में लोगों को यहाँ पे लाया गया? क्यों हमारे यहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लगती? केंद्र ने तो इतना पैसा दे दिया, वो पैसा नेताओं के घर जा रहा है, या केंद्र का वो पैसा जो है जहाँ उपयोग होना चाहिए था वहाँ न होके घर गाड़ी बंगले खरीदे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर चरस गांजे से लेके क्या क्या तरह के आरोप चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। जैसे देश का प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आलोक जी सेम होती है। तो आपने एक दूसरा चश्मा लगा लिया है। अब उस चश्मे से आपको प्रधानमंत्री के अच्छे कार्य दिखेंगे नहीं। राजा का बेटा राजा सिर्फ इसलिए नहीं बनेगा कि वो राजा है, राजा उसके पिता राजा थे। राजा का बेटा राजा की गद्दी पे तब बैठेगा जब जनता उसको स्वीकार करती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सामाजिक गतिविधियां हो या राजनीतिक गतिविधियां हो, पल पल बदल रही है बिहार की राजनीति। सियासत गर्माती जा रही है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होगी। आने वाले समय में 2024 और 2025 की लड़ाई लड़नी है। इस वक्त हमारे साथ प्रीति पांडे मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में बड़े बड़े चैनलों पर जाती हैं, डिबेट में अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देती हैं। ठीक है, हम जरा बात बिहार की करते हैं। आप बिहार आती हैं, बिहार से बड़ा प्रेम है आपको? देखिए, बिहार से प्रेम का सबसे बड़ा कारण मैं बिल्कुल फ्रीली बोलूँगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिहार ने जो मुझे अपनापन, प्यार और सम्मान दिया है, और जो विश्व पटल पे मेरी फाउंडेशन जो दुलाई देवी फाउंडेशन है, मुझे लगता है कि सुशांत के केस की वजह से विश्व के लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और बिहार से तो अथाह प्यार मिला है मुझे। तो बिहार के बारे में तो खूब आपने मतलब बिहार के साथ एक दिल का कनेक्शन फील करती हूँ। और अभी जो जिन चर्सियों का नाम लिया आपने, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर चरस गांजे से लेके क्या क्या तरह के आरोप चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का केस, देखिए, बिहार के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बिहार की धरती पर खड़ी हूँ। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद नहीं हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। बहुत सारे बिहारी हमें कांटेक्ट करते हैं कि सुशांत के केस में क्या हुआ है। तो कान आप ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, जितने लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिनके नाम आए हों या जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बोला हो, चाहे उनके पिता या उनकी बहनों पे आरोप लगाए, वो सारे के सारे आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। चाहे आप संजय राउत को ले लीजिए, चाहे आप नवाब मलिक को ले लीजिए, और तो और बहुत सारे लोग जो गद्दी पे थे, सत्ता पे थे, जो सत्ता के नशे में चूर थे, उनकी गद्दी भी जा चुकी है। तो बिहार के लिए तो ये गुड न्यूज़ है। बिहार के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार के पॉलिटिकल गतिविधि हो या फिर सामाजिक गतिविधि हो, आप देखती रहती हैं। हम बात करेंगे लड़कियों की, एजुकेशन की, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है। लगता है कि बिहार में अब लड़कियां, बेटियां जो हैं वो पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, तस्वीर बदल। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना, आज हम इसलिए लकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति गद्दी पे बैठे हैं जो बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर प्रयास में रहते हैं। ये राज्य सरकारों का भी काम होता है कि जो केंद्र की नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, आप कितने अच्छे तरीके से आप गाँव की धरातल पर आप उसको लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, निर्भया का जो फंड है। तो मुझे लगता है कि जो राज्य में नेता हों, चाहे वो प्रधान, जैसे देश का प्रधानमंत्री और गांव का प्रधान, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आलोक जी सेम होती है। लेकिन यहाँ बिहार में तो आरोप लगाया जाता है ना कि दिल्ली वाले तो कुछ भेजते ही नहीं है, कुछ उनको पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र के जितने पैकेज बिहार में आए हैं, इसके पहले केंद्र से कभी इतना पैसा नहीं आया होगा जितना पैसा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिया। चाहे वो सरकार झूठ बोल रही है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो और कोई जगह हो, बिहार एक बहुत बड़ा इतिहास लिखता है विश्व में। भारत माता का ये एक ऐसा राज्य है जहाँ जिनका बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक। आप कह रही हैं, हम इस पर रोकेंगे, आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना काम किया, उतना काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि वो कोई काम करते हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, तो नीतीश जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुछ महीने पहले तक तो नीतीश जी बड़ी तारीफ करते थे प्रधानमंत्री की। अब क्योंकि वो कहीं और जाके बैठ गए, इसलिए प्रधानमंत्री की सिर्फ बुराइयां करते रहना। जब प्रधानमंत्री जी से पैकेज लेना था, प्रधानमंत्री जी से हर स्कीम पे जब बिहार के लिए पैसा मांगना था, तब तो आप पैसा मांगते थे, तो आप कहते थे कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, प्रदेश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज क्योंकि आपने दल बदल लिया है, तो आपने एक दूसरा चश्मा लगा लिया है। अब उस चश्मे से आपको प्रधानमंत्री के अच्छे कार्य दिखेंगे नहीं। ये मैंने आपको राज्य की सरकार की जो बात कही, तो नीतीश जी से सबसे पहला सवाल है कि आज भी आप 15 साल से यहाँ पे सीएम है। मैं देखिए उत्तर प्रदेश से आती हूँ, काशी से हूँ, बनारस से। अब मैं इसको कंपेरिजन शीट पे लाती हूँ, उत्तर प्रदेश वर्सेस बिहार, योगी जी वर्सेस नीतीश जी। योगी जी अभी 2017 में सीएम बने हैं, 5 साल बाद दूसरी बार सीएम बने, बम्पर वोटों से दोबारा जीती है जनता ने, उनको सर आंखों पे बिठाया है। योगी जी का कोई कंपैरिजन, बिहार के किसी व्यक्ति से भी पूछ लेंगे कि योगी आदित्यनाथ का कोई कंपैरिजन है नीतीश कुमार से?
तो बिहार की ही जनता खुद कह देगी कि भैया योगी जी बहुत काम कर रहे हैं। 5 साल में एक सीएम नीतीश जी भी तो इतने साल से हैं मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री क्या, वैसे तो एक परिवार 70 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो क्या देश चेंज कर दिया, देश को अमेरिका और लंदन बना दिया? नहीं ना। तो एक व्यक्ति जो 5 साल से सीएम की कुर्सी पे यूपी में बैठे और एक व्यक्ति 15 साल से बिहार की कुर्सी बैठे, क्यों नहीं यहाँ पे हम शिक्षा या स्वास्थ्य में वो देख पाते हैं जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी अनाउंस कर सकते हैं कि 70 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, हर जिले में वहाँ पे बीएड कॉलेजेस हैं, अब वहीं के बच्चों को वहीं नौकरियां मिलेंगी, क्यों ऐसा है आलोक जी कि आज भी बिहार का बीटेक एमबीए किया हुआ बच्चा दिल्ली में जाके 10,000 के मुखर्जी नगर के कमरे में रहता है और वहाँ स्ट्रगल करता है? क्यों नहीं हम वो चीजें यहाँ डेवलप कर पाते? बिहार से पलायन नहीं रुक रहा, आप मानती हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो देखिए बिल्कुल मानती हूँ कि पलायन अगर रुकता तो आपने देखा ना कि कोविड के टाइम पे जितने प्रवासी मजदूर देश के कोनों कोने से जाके वापस बिहार आ रहे थे, क्यों हमारे यहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लगती? क्यों महाराष्ट्र से राजस्थान से बसों में भर भर के कोविड में लोगों को यहाँ पे लाया गया? क्यों मजदूर बाहर जाता है? हजार पिछड़ा राज्य है, केंद्र वाले कुछ देते ही नहीं है। केंद्र ने तो इतना पैसा दे दिया, वो पैसा नेताओं के घर जा रहा है या केंद्र का वो पैसा जो है जहाँ उपयोग होना चाहिए था वहाँ ना होकर घर गाड़ी बंगले खरीदे जा रहे हैं, वहाँ पे महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं? इसकी तो जांच भी होनी चाहिए कि केंद्र से जो पैसा आता है वो यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं। एजुकेशन और हेल्थ में मैं ज़रूर कहूँगी कि एजुकेशन और हेल्थ की हालत, केंद्र सरकार ने जो काम किया होगा, नीतीश जी ने भी थोड़ा बहुत काम किया होगा, लेकिन आज भी बिहार का युवा सीएम की ओर देख रहा है कि आप हमें रोजगार दीजिए। आप सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं, सीएम से सवाल क्यों नहीं पूछते? सीएम साहब से पूछिए कि 15 साल आप रहे हैं, आपने स्वर्णिम अक्षरों में बिहार में क्या लिख दिया है भाई? आज भी जो स्वास्थ्य की यहाँ पे जो सुविधाएं हैं और जो एजुकेशन की सुविधाएं हैं वो वैसी बद से बदतर है। बिहार के लोग तो ये भी पूछते हैं ना कि 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 8 साल हो गए। देखिए मैं एक चीज आपको कह रही हूँ कि अरे भाई अभी आपके पटना में एक मॉड्यूल पकड़ा गया है, अभी 2025 का एक पटना में मॉड्यूल पकड़ा गया है। जब आप खुद पीएफआई जैसे संगठनों पे बोलेंगे नहीं, जब आप खुद, आपका विधानसभा एक विधेयक पास करेगा कि हम सीए एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, क्यों? देखिए नेशनल मुद्दों पे आप बोल रहे हैं ना, आप 16 करोड़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर सीए क्या नेशनल मुद्दा नहीं है? और नेशनल मुद्दा है तो बिहार उसमें नहीं आता क्या? बिहार प्रदेश से बाहर है। तो अगर सीए एनआरसी की हम बात करते हैं, हम पीएफआई बैन करने की बात करते हैं, तो एज अ सीएम तो मुसलमानों को आप टारगेट करते हैं? नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? हमने मुसलमानों को टारगेट किया होता तो हम कलाम साहब को दिल में बसाते। दिल और आत्मा में भारत के कलाम साहब बसते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि कसाब को भी बसा लो, तो देखिए कसाब को तो नहीं बसा पाएंगे। आतंकवादी में और मुसलमान में फ़र्क है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मुसलमान को आतंकवादी मत कहिए, हम तो कहीं नहीं रहे, हम तो कसाब साहब को मुसलमान मान रहे हैं, आतंकवादी कसाब को मान रहे हैं। तो देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि जो राज्य है वो काम कर रहे हैं नहीं। कि मैं ये कह रही हूँ कि जितने यहाँ पे जिले, जितने पिछड़े जिले हैं, वहाँ पे बीएड कॉलेजेस होने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, वहाँ पे वो सुविधा होनी चाहिए कि उस गाँव का आलोक जी बच्चा ना पटना नौकरी करने के लिए या पटना अपने कोचिंग के लिए, कितने ऐसे बिहार में परिवार हैं। अगर आप यही बात अगर किसी सरकार के प्रतिनिधि को कह देंगी तो वो आपसे कहेंगे कि क्या आप बिहार घूमी है, जिलों का हाल देखा है? अरे भाई मैं 2-4 आपको जिले बता देती हूँ जहाँ पे मैं अभी सिवान जिला गई थी। मैं अभी रिसेंट कुछ सालों पहले मैं जमुई गई थी। जमुई आपको पता है कि नक्सली इलाका है। आपके यहाँ एक युवा नेताओं की अगर हम बात करें तो लालू जी के बेटे भी युवा नेता हैं, तेजस्वी जी भी युवा नेता हैं और लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको नकारने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके यहाँ एक बहुत बड़े युवा नेता हैं जो रामविलास पासवान जी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, चिराग पासवान। लेकिन देखिए 2 चीज़ें मैं कहती हूँ, लीगेसी आप सिर्फ इसलिए नहीं चला सकते कि आप किसी बड़े नेता या बड़े व्यक्ति के बेटे हैं। लीगेसी तब चलती है जब आपके अंदर भी वो सूझबूझ क्वालिटी हो। तो इसमें तो मैं 100 में 100 नंबर देती हूँ चिराग पासवान को। चिराग पासवान क्यों? रामविलास पासवान के बेटे, उनको भी विरासत मिली है। मैंने आपको यही बात कही, विरासत तो उनको भी मिली है जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पीएम की कुर्सी पे बैठ गए क्या? जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया उनको। अगर आप विरासत की बात, मैंने आपको कहा ना कि राजा का बेटा राजा सिर्फ इसलिए नहीं बनेगा कि वो राजा है, राजा उसके पिता राजा थे। राजा का बेटा राजा की गद्दी पे तब बैठेगा जब जनता उसको स्वीकार करती है। अगर आप जमुई जाएंगे, नक्सली एरिया है, 50-60% से ज़्यादा इलाका जो है वो नक्सलियों का है। ट्रेनें नहीं रुका करती थी। आज आपको पता है ना 10-12 से ज़्यादा ट्रेनें, आई थिंक 18 या 20 ट्रेनें, कितनी ट्रेनें, 10 से ज़्यादा ट्रेन है जो जमुई में रुकती है। वहाँ पे खाद्य रैक लगे हुए हैं, वहाँ पे डीएम ऑफिस ऑपरेट प्रॉपर हो रहा है। तो ये क्या जनता का विषय नहीं है? क्यों जमुई में रहने वाला बच्चा जो है पटना में आके ट्यूशन करे? क्यों नहीं जमुई में एक ऐसी व्यवस्था हो कि क्यों नहीं ऐसा होता कि बिहार के जितने ज़िले हैं वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ें, वहीं नौकरी करें, वहीं उनको सुरक्षा मिले, वहीं उनको शिक्षा मिले और वहीं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बिहार में जिस तरह से गरीबी या परेशानी है, जो बहुत पिछड़े इलाके
सकें। कितने ऐसे परिवार हैं आलोक जी जो हज़ारों रुपए लगा के अपने बेटे बेटी को पटना में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, सबका पॉकेट अलाउ नहीं करता। तो अगर हम जनता की तरफ से सोचते हैं तो हमें उन नेताओं पर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा जो नेता अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। आप महंगाई की बात कर रही हैं और कह रही हैं, तो महंगाई तो केंद्र सरकार को भी कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, कोविड के बाद तो मैं मानती हूँ कि विश्व पटल पे महंगाई एक इशू है। आपको पता है कि रिसेशन से विश्व जूझ रहा है, उसमें लकीली इंडिया की वो दुर्दशा भारत की दुर्दशा नहीं है जो दूसरी कंट्रीज़ की है। आपको पता होगा कोरोना काल में जिस तरीके से भारत लोगों की मदद करते आया है विश्व भर में, और आपको पता है कि अमेरिका में लाशें जो पिछले साल की इस साल दफनाई गई हैं, उनके पास जगह नहीं थी दफनाने की। श्रीलंका में 500 रुपये का ब्रेड मिल रहा है, हमारे यहाँ 500 रुपये का ब्रेड नहीं मिल रहा। तो अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी देखें, अफगानिस्तान की हालत देख ली आपने, श्रीलंका की हालत देख ली, अमेरिका, लंदन, रशिया, हर आदमी तो हमारे देश में तो मुफ्त में अनाज बट रहा है। नहीं, मुफ्त में अनाज बट रहा है तो उसका क्रेडिट कोरोना काल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाता है, क्योंकि वो खाद्य केंद्रीय मंत्री थे और जगह जगह तक उन्होंने अनाज पहुँचाया। वो प्रवासी मजदूर, वो परिवार जिनको अनाजों की ज़रूरत थी, जो कोविड के टाइम पे जिन्होंने नौकरियां अपनी खो दी थी, जिनके जेब में 1 रुपया नहीं था, वहाँ तक अगर अनाज पहुँचा है मुफ्त में, तो आप कह रहे हैं ना, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल इतना बड़ा पता है, इसका मतलब काम हो रहा है। अब जिनको काम होता नहीं दिख रहा, जिनको ये रोड, बिजली, सड़क, पानी नहीं दिखती, ये रोड, बिजली, सड़क मोदी जी ने बना दिया, जिनको नेशनल हाईवेज नहीं दिख रहे, जिनको नेशनल स्कीम्स नहीं दिख रही, जिनको घर घर शौचालय नहीं दिख रहा, जिनको घर घर जो औरतें जो है चूल्हा फूकती थी, आज की डेट में गैस कनेक्शन उनको अगर नहीं दिख रहा है, तो उनको वाकई आँख की बीमारी, उनको इलाज कराने की जरूरत है। अंतिम सवाल आपसे, बिहार के यूथ पॉलिटिक्स की भी आप बात कर रही थी, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ चिराग पासवान, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यूथ पॉलिटिक्स में ये दो लोग ही ज़्यादा सक्रिय हैं, क्या लगता है? देखिए, 2 ऐसे नेताओं का आपने नाम लिया है जिनके पीछे एक लीगेसी भी है, जिनके फादर एक बहुत बड़े नेता बिहार में रहे हैं। मैं अगर कहूँगी तो मुझे लगता है कि बिहार को आज की डेट में एक पढ़े लिखे युवा नेता की ज़रूरत है, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात करें। और उसमें मुझे लगता है कि मैं 1 नंबर ज़्यादा पर तेजस्वी जी से 1 नंबर ज़्यादा चिराग पासवान को दूंगी, क्योंकि मैंने जमुई को देखा है, मैंने जमुई को बदलते हुए देखा है। खुद को मोदी जी का हनुमान कह रहे थे, लेकिन कई बार छल भी तो हुआ उनके साथ। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। नीतीश जी कल तक बीजेपी के साथ थे, केंद्र के साथ थे, आज उनके साथ नहीं है, कल वो किसी और के साथ रहेंगे, हो सकता है कल वो वापस आ जाएं। लेकिन जो आप हनुमान और राम जी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर बिहार को, केंद्र सरकार भी बिहार को लेकर जितनी सीरियस और फोकस्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे हम नेता की बात करें और पढ़े लिखे युवा की हम बात करें, तो बिहार में चिराग पासवान का जो अपना एक ऑरा है, जो उनकी भीड़ होती है, जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, और जो उनका स्वभाव है, क्योंकि मैं जमुई गई हूँ इसलिए जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि जमुई से कोई आता है तो उसकी ट्रेन की टिकटों से लेके, उसके शिक्षा सुरक्षा से लेके, चिराग के रोजगार के थ्रू कितने लोगों की वो नौकरियाँ लगवाने, तो मुझे लगता है कि चिराग को हमें नंबर देने चाहिए। लगता है कि मतलब आगे वो बिहार को संभालने के लिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ जो युवा नेता आपने 2 नाम लिए हैं, तेजस्वी जी का नाम लिया और चिराग जी का नाम लिया, ये फ्यूचर पॉलिटिक्स है बिहार का। लेकिन मुझसे कहेंगे तो मैं चिराग को नंबर ज़्यादा दूंगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाति धर्म इससे ऊपर उठ के बात करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, देश के कई राज्यों में घूम रही प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पटना पहुंची हैं और पटना में घूम रही हैं। अच्छा लग रहा है पटना बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार बहुत अच्छा लग रहा है। लोग पूछते हैं बिहार में का बा, बिहार में का बा, तो एक चीज़ कहूँगी कि बिहार में अपनापन बा, बिहार में प्यार बा, बिहार में स्नेह बा, बिहार में आदर सम्मान बा। तो जितने बिहारी हैं, जो सम्मान हम लोग उनको, उनके लिए मैं प्रणाम करती हूँ कि बिहार है। आप कभी अपने आप को खुद को बिहार से अलग नहीं मानते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सुशांत के केस के बाद तो प्यार इतना ज़्यादा, सम्मान इतना ज़्यादा कि मैं चप्पे चप्पे में मुझे लगता है कि बिहार में हम लोग खुद हैं। देखिए, बिहार से प्रीति पांडे को काफ़ी लगाव है, सोशल एक्टिविस्ट है, और बिहार के तमाम मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दे हो या सामाजिक मुद्दे, उस पर कैसे खुलकर कहा है, क्या कहा है। चिराग पासवान को अपना एक वोट भी दे दिया है, एक तरह से मान के चलिए तो काम की तारीफ की है, आपने सुना है। लेकिन बिहार में जो बदलने चाहिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर भी खुलकर अपनी बातों को रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।